दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ विभिन्न लोक भाषाएं और धर्म मिलते हैं। जमीन के नीचे खनिज के बड़े भंडार हैं। यहाँ रंगभेद का शासन उभरा और फिर गिर गया। इस शासन ने तय किया कि कौन कहाँ रहेगा और काम करेगा। आज ये देश क्षेत्र की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर इसे उच्च बेरोजगारी, समानता और बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का इतिहास आधुनिक अफ्रीका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि सुधारों में समय और संस्थाओं पर विश्वास क्यों लगता है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में काले शिकारी और संग्राहक रहते थे। बाद में कृषि समुदाय भी विकसित हुए। उनके अपने रीति रिवाज और भाषाएं थीं। 17वीं सदी में डच लोग केप ऑफ गुड होप पहुंचे। समय के साथ वे खुद को अफ्रीकानर्स कहने लगे। उन्होंने खेत बनाए, बस्तियां फैलाईं और व्यापार किया, लेकिन उन्होंने पड़ोसियों को भी बेदखल किया। उन्होंने अपने नियम थोपे। औपनिवेशिक काल में डच स्थानीय और आयातित भाषाओं के मिश्रण से एक नई भाषा अफ्रीकान्स बनी। शुरुआती संघर्षों और समझौतों ने भूमि और सत्ता के विवादों की नींव रखी। 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया। इससे अफ्रीकानर्स के साथ प्रतिद्वंद्विता बढ़ी। ब्रिटिशों ने कानून बदले, बंदरगाह मजबूत किए। वे आंतरिक क्षेत्रों को नियंत्रित करना चाहते थे, जहां अफ्रीकानर्स ने अपनी गणराज्य बनाए थे। दशकों तक तनाव बढ़ता रहा। 19वीं सदी के अंत में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम थे बोअर गणराज्यों का अधीन होना, लंदन का प्रभाव बढ़ा, धनी खनन क्षेत्रों को साम्राज्यवादी व्यवस्था में मिलाया गया। इस परिणाम ने दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और शक्ति संतुलन को लंबे समय के लिए तय किया। दक्षिण अफ्रीका युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने नागरिकों के लिए शिविर बनाए। स्थितियां बहुत कठिन थीं। भोजन और दवाओं की कमी थी। बीमारियों और भूख से हजारों महिलाएं और बच्चे मरे। इस त्रासदी ने अफ्रीकानरों को गहरा आघात दिया। लंदन के प्रति उनका अविश्वास बढ़ा। इन शिविरों की याद सामूहिक पहचान का हिस्सा बनी। यह युद्ध के बाद स्वतंत्र मार्ग का एक तर्क था। यह अनुभव बताता है कि क्यों समाज के एक वर्ग ने कठोर आंतरिक नीति का समर्थन किया। वे देश पर बाहरी दबाव से डरते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण अफ्रीका में हीरे और सोने के बड़े भंडार मिले। खदानों के आसपास शहर तेजी से विकसित हुए। इसमें देश का भविष्य का मुख्य व्यावसायिक केंद्र भी शामिल था। रेलवे, बैंक और बड़ी कंपनियां उभरी। काम के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित किया गया, लेकिन अच्छी नौकरियों और आवास तक पहुंच कौशल पर नहीं बल्कि मूल पर निर्भर थी। इस तरह एक ऐसी प्रणाली बनी जहां आय और स्थिति का वितरण नीति द्वारा निर्धारित था। बाद में इन प्रथाओं को अलग विकास के आधिकारिक कानूनों में बदल दिया गया। इन्होंने पहले से मौजूद असमानता को औपचारिक रूप से वैध बनाया। दक्षिण अफ्रीका को नस्लवाद और रंगभेद से जोड़ा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ताज के तहत दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रों का एक संघ बना। बाद में देश को अधिक स्वतंत्रता मिली। 40 के दशक के अंत में एक पार्टी सत्ता में आई। इसने अलग विकास को अपनी सरकारी नीति बनाया। दशकों तक पाबंदियां लागू रहीं। अलग क्षेत्र, अलग स्कूल और अस्पताल थे। नौकरियों के नियम भी अलग थे। इसका उद्देश्य एक समूह के लिए विशेषाधिकार बनाए रखना था। बाकी निवासियों की आवाजाही और श्रम नियंत्रित किया गया। ये मॉडल शहरों और ग्रामीण इलाकों में फैल गया। इसने लाखों लोगों का जीवन हर दिन तय किया। दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था सख्त थी। अश्वेतों को शहरों में रहने, काम करने के लिए पास चाहिए थे। पूरे मोहल्ले अनुपयुक्त घोषित होते थे। परिवारों को दूर दराज के इलाकों में बसाया जाता था। तथाकथित मूल निवासी क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें स्वशासन की दिखावटी थी, पर वास्तविक अधिकार नहीं थे। लाखों लोग बेघर हुए, उनकी नौकरी गई, उनके पुराने संबंध भी टूट गए। इन स्थानांतरणों से शहरों की योजना बदल गई। परिवहन, स्कूल, अस्पताल दूर हो गए। इन फैसलों के निशान आज भी दिखते हैं। कई गरीब इलाके रोजगार केंद्रों से दूर हैं। वे उनसे ठीक से जुड़े भी नहीं हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ANC दक्षिण अफ्रीका में आया। इसने लंबे समय तक शांतिपूर्ण ढंग से समान अधिकार मांगे। 60 के दशक में प्रदर्शन पर गोलीबारी हुई। इसके बाद दमन बढ़ा, नेताओं को जेल हुई। कुछ आंदोलनकारी भूमिगत हो गए। हड़तालें, बहिष्कार और अभियान शुरू हुए। इन्होंने दुनिया को स्थिति के बारे में बताया। गिरफ्तारी और दबाव के बावजूद कार्यकर्ताओं ने संपर्क बनाए रखा। उन्होंने आपसी सहायता का नेटवर्क विकसित किया।
वे सार्वभौमिक चुनाव पर जोर देते रहे। पृथक विकास कानून रद्द करने की मांग एजेंडे का मुख्य बिंदु बन गई। 80 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पर बाहरी दबाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रंगभेद नीति की निंदा की। कई देशों ने व्यापार और ऋण सीमित कर दिए। दक्षिण अफ्रीका की खेल टीमों को टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया। कलाकारों ने अपने संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिए। विश्वविद्यालयों और फंडों ने सहयोग बंद कर दिया। इन उपायों से समस्या तुरंत हल नहीं हुई, पर इनसे अलगाव की लागत बढ़ी। सत्ता की स्थिति कमजोर हुई। बातचीत के समर्थकों के तर्क मजबूत हुए। आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिबंधों ने मिलकर देश को वार्ता की ओर धकेला। भविष्य के संविधान और चुनावों पर चर्चा शुरू हुई। 90 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका ने प्रमुख नेताओं को रिहा किया। उन्होंने नए संविधान पर बातचीत करने पर सहमति जताई। पक्षों ने आम चुनावों पर चर्चा की। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बात की। सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। गृहयुद्ध से बचने की कोशिश की गई। अप्रैल 1994 के अंत में पहले आम चुनाव हुए। एक ऐसे नेता राष्ट्रपति बने जिन्होंने वर्षों जेल में बिताए थे। देश ने सुलह माफी और सुधारों का रास्ता अपनाया। सबका मताधिकार सुनिश्चित करना था। सत्ता का कानूनी हस्तांतरण भी तय करना था। दक्षिण अफ्रीका में पिछली गलतियों की जांच के लिए एक आयोग बना। ये आयोग एक प्रसिद्ध चर्च नेता के नेतृत्व में था। आयोग ने पीड़ितों और अपराधियों को सुना। उसने दस्तावेज जमा किए। पूर्ण अपराध स्वीकारने वालों को माफी दी गई। ये काम कई सालों तक चला। कई कहानियां पहली बार सार्वजनिक हुईं। आयोग ने उन अदालतों की जगह नहीं ली जहां कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी। इसने सभी घावों को भी नहीं भरा, पर इसने तथ्यों का एक साझा रिकॉर्ड बनाया। इससे न्याय पर बातचीत शुरू हुई। हिंसा की नई लहर का जोखिम कम हुआ। शांतिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग बना रहा। लोकतंत्र में बदलाव के बाद दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था अधिक खुली और गतिशील हो गई। सेवाएं, निर्माण और खनन जैसे क्षेत्र बढ़े। पड़ोसी देशों और अन्य महाद्वीपों से संबंध भी मजबूत हुए, परंतु आय में असमानता बहुत अधिक बनी हुई है। धनी क्षेत्रों में निजी स्कूल और सुरक्षा है, जबकि गरीब इलाकों में काम और डॉक्टरों की कमी है। सरकार ने पहले वंचित समूहों के लिए आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन शिक्षा और पूंजी तक पहुंच में बड़े अंतर अब भी हैं। ये समान अवसरों की ओर प्रगति को धीमा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हिंसक अपराध एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस के पास कर्मचारियों और उपकरणों की कमी है। मामलों की जांच धीमी गति से होती है। धनी लोग निजी सुरक्षा कंपनियां नियुक्त करते हैं। प्रवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। ये 2000 के दशक के अंत और 2010 के दशक के मध्य में हुआ। इससे गरीब इलाकों में तनाव बढ़ता है। सरकार जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण को मजबूत कर रही है। वे संचार को आधुनिक बना रहे हैं। युवाओं के लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। फिर भी सेवाओं पर भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने HIV महामारी की एक गंभीर लहर झेली। 2000 के दशक की शुरुआत में कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य खो दिए। अस्पताल भी भर गए थे। उच्च अधिकारियों ने समस्या की गंभीरता को देर से स्वीकारा। इससे शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी हुई। धीरे धीरे सरकार ने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तक पहुंच बढ़ाई। जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी। परीक्षण, गर्भवती महिलाओं का समर्थन और किशोरों के साथ काम महत्वपूर्ण है। नए मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, इसलिए इलाज जारी रखना और कलंक से लड़ना होगा। 2000 के दशक के अंत से दक्षिण अफ्रीका के लोग नियमित रूप से बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। बिजली संयंत्र पुराने हो गए और मरम्मत तथा प्रबंधन पीछे छूट गए। 2010 के दशक में जांचों से पता चला कि निजी हित सरकारी अनुबंधों पर हावी थे। इसे राज्य पर कब्जा कहा गया। आयोगों ने इन योजनाओं का वर्णन किया और सुधारों का प्रस्ताव रखा। निजी उत्पादन और नेटवर्क के उन्नयन के लिए कानून बनाए गए। हाल के वर्षों में कटौती की आवृत्ति में कमी आई है। फिर भी रुकावटें अभी भी होती हैं और विश्वास धीरे धीरे बहाल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका को इसकी प्रकृति सफारी समुद्री तट के लिए चुना जाता है। यहाँ पहाड़ों और समुद्र के किनारे शहर भी हैं। पर्यटन होटलों, परिवहन और पार्कों में रोजगार देता है। आय का कुछ हिस्सा प्रकृति संरक्षण और बुनियादी ढांचे पर खर्च होता है। भविष्य बेरोजगारी कम करने, स्कूलों में सुधार और स्थिर ऊर्जा पर निर्भर करता है। बैटरी के लिए खनिजों के प्रसंस्करण में क्षमता है।
पवन और सौर ऊर्जा के विकास की भी संभावना है। लेकिन ईमानदार प्रशासन और सुरक्षा के बिना विकास धीमा होगा। यदि ये दिलचस्प लगा हो तो नए अंक न चूकने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और मुद्दे की बात बताते हैं।